दक्षिण भारत पर राज करने का सपना। ये सपना कई साम्राज्यों ने देखा। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे ही महान राजवंशों की जिन्होंने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि इस पूरे इलाके की संस्कृति और इतिहास को हमेशा के लिए गढ़ दिया। तो सवाल सीधा सा है, सदियों तक जो ये जंग चली उसमें दक्षिण का ताज आखिर किसके सर सजा? क्या वो पल्लव थे, चालुक्य या फिर चोल? ये सिर्फ 3 राजवंश नहीं थे बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े, सबसे कट्टर दुश्मन थे। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए जरा टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू होता है संगम काल की सांस्कृतिक विरासत से। उसके बाद आते हैं पल्लव और चालुक्य और फिर मैदान में एंट्री होती है सबसे शक्तिशाली चोलों की। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारे सफर का नक्शा है। लेकिन इन बड़े बड़े साम्राज्यों और लड़ाइयों की कहानी शुरू होने से भी बहुत पहले यहाँ एक और दौर था, साहित्य और संस्कृति का एक सुनहरा दौर, संगम काल। आप कह सकते हैं कि यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर इन महान राजवंशों ने अपनी शानदार इमारत खड़ी की। तो ये संगम आखिर है क्या चीज? देखिए, संगम का सीधा सा मतलब है मिलन या सम्मेलन। ये दरअसल तमिल कवियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था जिसे मदुरै के पांड्या राजाओं का पूरा सपोर्ट मतलब संरक्षण हासिल था। और यहीं पर इसी संगम में तमिल साहित्य के कुछ सबसे कीमती हीरे तराशे गए। इतिहास में ऐसे 3 बड़े संगमों का जिक्र मिलता है। पहले 2 की अध्यक्षता तो महान ऋषि अगस्त्यार ने की। और एक दिलचस्प बात सुनिए, जो दूसरा संगम हुआ था उसी में उनके शिष्य तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम की रचना की। ये तमिल ग्रामर की वो किताब है जो आज भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और फिर तीसरा संगम हुआ उत्तरी मदुरई में। और संगम काल कितना रिच था इसका अंदाजा आप इन 5 महाकाव्यों से लगा सकते हैं। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई जैसे नाम ये सिर्फ कविताएं नहीं है, समझिए, ये उस दौर का आईना है जो हमें उस वक्त के समाज, उनकी संस्कृति और लोगों की सोच के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है साम्राज्यों की। और सीन में सबसे पहले आते हैं पल्लव। वो इस इलाके की पहली सुपर पावर बनकर उभरे और आने वाले कई 100 सालों तक उन्होंने ही एक तरह से रूल बुक लिखी कि सत्ता और संस्कृति कैसी होगी। इस पल्लव वंश की नींव रखी थी सिंह विष्णु ने। उन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया और एक मजबूत साम्राज्य की शुरुआत की। लेकिन वो सिर्फ एक राजा नहीं थे। उन्होंने मामल्लपुरम में जो शानदार आदि वराह गुफा मंदिर बनवाना शुरू किया, वो दिखाता है कि वो कला के कितने बड़े कद्रदान थे। पल्लवों में अगर सबसे महान शासक की बात करें तो वो थे नरसिंहवर्मन प्रथम, और उन्हें एक बड़ा दिलचस्प टाइटल मिला था, महामल, जिसका मतलब होता है महान पहलवान। लेकिन वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं थे, बल्कि उन्होंने महाबलीपुरम जैसा खूबसूरत शहर बसाया और सोचिए, उस जमाने के मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग की मेजबानी भी की। लेकिन देखिए, सत्ता की कहानी में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। जैसे ही पल्लव अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचे, 2 नई शक्तियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। और बस यहीं से दक्षिण भारत में पावर का पूरा गेम हमेशा के लिए बदलने वाला था। और कमाल की बात तो ये है कि ये नई ताकतें कहीं बाहर से नहीं आई थीं। चालुक्य और चोल दोनों ही कभी पल्लवों के अंडर काम करने वाले सामंत हुआ करते थे। तो उनका ऊपर उठना एक तरह का विद्रोह था, अपनी किस्मत खुद लिखने की एक जिद थी। और इसी के साथ शुरू हुई पल्लवों और उनके पहले बड़े चैलेंजर बदामी के चालुक्यों के बीच एक सीधी और जबरदस्त टक्कर। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं थी, ये थी इज्जत और वर्चस्व की लड़ाई कि कौन है असली बॉस। चालुक्यों की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक बात सुनिए, उनके राजा पुलकेशिन द्वितीय इतने पावरफुल थे कि उन्होंने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में हरा दिया था। इतिहास में ऐसा करने वाले वो अकेले शासक थे। जरा सोचिए, क्या जबरदस्त उपलब्धि रही होगी ये। तो एक तरफ पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष चल ही रहा था कि सीन में एक और ताकत उभर कर सामने आई, चोल। ये भी, जैसा मैंने बताया, कभी पल्लवों के ही सामंत थे। लेकिन किस्मत देखिए, इन तीनों में सबसे लंबे समय तक टिकने वाला और सबसे प्रभावशाली साम्राज्य यही बना। चोल साम्राज्य को बुलंदी पर पहुंचाने का क्रेडिट जाता है 2 महान सम्राटों को। पहले थे राजराज प्रथम। वो एक विजनरी बिल्डर थे। उन्होंने न सिर्फ बिखरे हुए चोल साम्राज्य को एक किया, बल्कि तंजावुर में वो शानदार बृहदीश्वर मंदिर भी बनवाया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। फिर आए उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, जो एक महान विजेता थे, एक कॉन्करर।
उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वो अपनी सेना लेकर उत्तर में गंगा नदी के किनारे तक पहुंच गए और इस जबरदस्त जीत के सम्मान में उन्होंने एक टाइटल लिया, गंगईकोंडा चोल, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल। क्या शानदार टाइटल है। 300 से भी ज्यादा साल, सोचिए जरा, 3 सदियों तक चोलों का दबदबा रहा। उन्होंने सिर्फ दक्षिण भारत पर राज नहीं किया, बल्कि उनकी नेवी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने पूरे हिंद महासागर के व्यापारिक रास्तों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो आखिर में इन तीनों राजवंशों ने अपनी लड़ाइयों के बावजूद मिलकर एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है। द्रविड़ स्टाइल के वो शानदार मंदिर, कांसे की वो खूबसूरत मूर्तियां और समंदर पार व्यापार पर उनकी पकड़, ये सब आज भी दक्षिण भारतीय संस्कृति की पहचान बने हुए हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के दौर में हमारी भाषा में, हमारी कला में, हमारी राजनीति में इन प्राचीन साम्राज्यों की विरासत किस तरह जिंदा है? उनकी गूंज आज भी हमारे चारों तरफ है। बस हमें थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है।